नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बारे में समझाने का काम करेंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल, इसके मुआवजे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यानी कि शॉर्ट में अगर कई बार बोले तो आपको सामने बोल देते HORC। इसका मतलब होता है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये एक खास कॉरिडोर हरियाणा सरकार और केंद्र रेल विभाग द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। अगर इस कॉरिडोर की खासियत की बात करें तो इस कॉरिडोर का उद्घाटन पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब देश का गृह मंत्री खुद किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है तो प्रोजेक्ट कैसे खास हो जाता है। खुद अमित शाह जी द्वारा इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। हरियाणा ऑर्बिटल रेल के कॉरिडोर के टारगेट की अगर बात करें सबसे पहले तो टारगेट 31 मार्च 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब टारगेट बताएगा कि 31 मार्च 2025 तक इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सुन लीजिए, इस कॉरिडोर में 2 फेज में इस कॉरिडोर का काम होगा, जिसमें पहला होगा फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2। मतलब ये कॉरिडोर कहां से कहां तक बढ़ेगा, ये पलवल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर और सोनीपत तक बढ़ेगा। पलवल से सोनीपत तक बढ़ेगा। मध्य के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें गुरुग्राम और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव शामिल रहेंगे। वहां उन गांव की जमीन पर भी स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट कि कहां से कहां तक बनेगा। अब समझते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अगले कुछ खास पॉइंट्स को, कि कॉरिडोर में मुआवजे को लेकर किस प्रकार पेच फंसा है, कैसे क्या काम किया जाएगा। तो कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य होगा ना, कॉरिडोर का निर्माण कार्य जैसे मैंने बताया एक फेज के अंदर होगा। वो पलवल से लेकर के, यानी पलवल जो जिला है वहां से लेकर के और गुरुग्राम के पातली गांव तक होगा। पातली गांव तक यहां पहले फेज का निर्माण कार्य किया जाएगा लगभग, जिसका निर्माण कार्य चल भी रहा है। और यहाँ पर एक अंडरग्राउंड जो सुरंग बनाई जाएगी पहाड़ी एरिया में, वो उसका भी निर्माण कार्य चला हुआ है। जो दूसरे फेज का निर्माण कार्य होगा वो पातली गांव से लेकर के कहाँ तक होगा, सोनीपत के जो गांव हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का जो गांव होगा। अगर गांव की हम बात करें तो हरसाणा गांव तक इसका निर्माण कार्य होगा। हरसाणा, इस प्रकार इसका निर्माण कार्य होगा। अब एक नक्शे के माध्यम से इस कॉरिडोर को समझते हैं कि किस प्रकार कॉरिडोर में इससे काफ़ी फायदा यहाँ पर स्थानीय लोगों समेत कई चीज़ों से मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉरिडोर की। ये दिल्ली का एरिया है, मान लीजिए ये है दिल्ली ये हो गई। ऊपर के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, सोनीपत। सबसे ऊपर आता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत के बाद यहाँ जो सीमा डिस्ट्रिक्ट के हम बांट देते हैं लगभग, यहाँ आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली से बिल्कुल सटे NCR के। यहाँ पर आता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, और नीचे की साइड में क्या आएगा, फरीदाबाद पलवल का एरिया। फरीदाबाद पलवल, इस प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट है। ये दिल्ली सीमा हमने दिखा दी। यहाँ पर दिल्ली सीमा के आसपास के डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार बटे हुए हैं। यहाँ पर क्या बना हुआ है, अब देखिए ध्यान से। यहाँ पर दिल्ली सीमा से हरियाणा के एरिया में एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं KMP, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। कुंडली सोनीपत में,
मानेसर गुरुग्राम में, और पलवल यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है, जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि EPE भी बोला जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और दूसरी साइड का जो रह गया उसे क्या बोला जाता है, दूसरे एरिया को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न कौन सा है, ये वाला, यह EPE, और यहां पर है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि KMP। इस प्रकार ये बना है। ये ढांचा आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब निर्माण कार्य कहां से होगा। अब दिल्ली को मिटा देते क्योंकि बोर्ड हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक बार देखते हैं। मुआवजे की बात करेंगे, वीडियो के लास्ट में बने रहें अंत तक, पूरा आपको समझाने का काम करेंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले देखिए, ये है वर्तमान का KMP, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो निर्माण किया जाएगा वो KMP के साथ साथ में किया जाएगा। अब कुछ लोगों के सवाल थे, KMP से हरियाणा की साइड निर्माण होगा, KMP से दिल्ली की साइड निर्माण होगा। तो KMP से दिल्ली की साइड का जो एरिया, वहां पर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यानी कि HORC का निर्माण कार्य किया जाएगा। ऐसे ये लाइन जो हम ऐसे बनाते हैं ना, ये रेल के लिए प्रयोग करते हैं ऐसे लाइन। तो क्या फायदा है इसका, इसका फायदा ये है, सोनीपत से जब पलवल जाना होता है तो आपको दिल्ली क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, आप एक्सप्रेसवे, वाहन या रेल के माध्यम से सीधा क्रॉस कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। दूसरा बड़ा फायदा क्या है, ये रेलवे लाइन, अब मान लीजिए आप रोहतक के निवासी हैं, रोहतक से दिल्ली एक लाइन जाती है, ये लाइन दिल्ली चली गई, दिल्ली मैन दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली चली गई। आपको अगर यहां से पलवल जाना है तो आप कहां जाएंगे, रेल के माध्यम से। पहले आप रोहतक से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद आप पलवल आएंगे। इससे क्या होगा, दिल्ली की में जो भीड़ वर्तमान में है वो भीड़ बढ़ जाएगी, दिल्ली की भीड़ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, आपका समय खराब होगा। तीसरा क्या होगा, ट्रेन पहले ही कम है और यात्री संख्या ज्यादा है, तो उससे भी नुकसान होगा, भीड़ में जाएंगे आप। अब क्या हो गया, आपको रोहतक से अगर पलवल जाना है तो आप क्या करेंगे, रोहतक से आप रेल के माध्यम से यहां आए, KMP के साथ साथ में सीधा पलवल पहुंच गए, ना ट्रैफिक ना दिल्ली में जाना पड़ा। इससे किसको फायदा होगा, उन यात्रियों को फायदा होगा जो दिल्ली के चारों तरफ सफर कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि यहां दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा। रोहतक से KMP के साथ साथ आप सीधा पलवल, सोनीपत या यूपी साइड का जो एरिया वहां पर आप जा पाएंगे। पहला फायदा। अब ये किस किस लाइन को जोड़ता है, उस लाइनों के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। चलो देखते हैं एक बार और समझाते हैं अच्छे से। ये HORC हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इससे अगर बात करें तो हमें अपना मैप उठा लेते हैं। यहां पर सबसे पहले यूपी, हम इसी की बात करेंगे, ये पूरा यहां तक, ये मान लीजिए इस साइड, यहाँ ये रेलवे लाइन यहां से यहां तक बनेगी। यहां पर आ गया कुंडली, कुंडली तो आगे आ जाता थोड़ा। यहां पर आखिरी जो स्टेशन की बात करते हैं ना हम, जिस स्टेशन का हम जिक्र कर रहे थे, यहां सोनीपत का हरसाना, सोनीपत का अरसाना आ गया, हरसाना, हरसाना गांव है सोनीपत का, ठीक है। यहां आ जाता पलवल। अब देखते हैं कौन कौन सी रेलवे लाइन को ये अटैच करता है। सबसे पहले अंबाला, ये दिल्ली का मिड पॉइंट, ये लाइन जो आ गई ये है अंबाड़ा लाइन, अंबाड़ा चंडीगढ़ साइड में जो जाती है वो लाइन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से चली गई, ये जो लाइन है कौन सी चली गई, ये रोहतक वाली लाइन है, रोहतक। दो लाइनों को अटैच करने का काम कर दिया, अंबाड़ा चली गई, दूसरी लाइन रोहतक चली गई। तीसरी लाइन की बात करें तो तीसरी लाइन कहां चली गई, तीसरी लाइन चली गई रेवाड़ी। रेवाड़ी से आगे बात करें तो चली जाएगी जयपुर, ये लाइन, जयपुर से दिल्ली की कनेक्टिविटी इस लाइन के माध्यम से होती है।
अब चौथे पॉइंट पर अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट कौन सा है, यहां से रेलवे लाइन चली जाती है मथुरा साइड। ये लाइन कहां चली गई, मथुरा, मथुरा यूपी, मथुरा हरियाणा को क्रॉस करती हुई। तो 4 रेलवे कॉरिडोर को ये एक नया कॉरिडोर जोड़ने का काम करेगा। आज से पहले ऐसा दिल्ली एनसीआर के इतिहास में नहीं हुआ। ये काफी फायदेमंद रहेगा आने वाले समय में। तो ये कॉरिडोर इन्हें आपस में अटैच करने का काम करेगा, जिससे 4 कॉरिडोर, अंबाला कॉरिडोर दिल्ली अंबाला, दिल्ली रोहतक, दिल्ली रेवाड़ी यानी कि जयपुर, दिल्ली मथुरा, आगे तक जो मुंबई वाला रूट चला जाता है उस तक, इस प्रकार ये कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर की अगर बात करें तो कॉरिडोर का हम जिक्र तो हमने कर लिया कि कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा। HORC का जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसकी कुल लंबाई यानी कि इसके ऊपर 2 ट्रैक होंगे, एक ट्रैक जाने के लिए, एक ट्रैक आने के लिए। इस प्रकार 2 ट्रैकों का निर्माण कार्य किया जाएगा। अगर कुल ट्रैक की बात की जाए तो 121.7 किलोमीटर लंबा यह कुल ट्रैक होगा। 121 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ट्रैक होने वाला है। यह गोलाई में जाएगा, KMP के साथ साथ में जाएगा। इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, इस प्रोजेक्ट से सबसे पहला फायदा मैंने आपको बताया, रेलवे लाइंस को अटैच करने का काम करेगा, जिससे यात्रा में समय और दिल्ली में बढ़ती आबादी या वर्तमान में भीड़ को कम करने का काम करेगा। दूसरा, KMP और इस ऑर्बिटल कॉरिडोर से क्या फायदा होगा, ये पंचग्राम, हरियाणा सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई है, पंचग्राम यानी कि 5 गांव। ये 5 छोटे गांव नहीं होंगे, ये बड़े शहर होंगे जिनका निर्माण KMP के साथ साथ में किया जाएगा। जैसे सिटी नंबर 1, सिटी नंबर 2, सिटी नंबर 3, सिटी नंबर 4 और सिटी नंबर 5। 1 2 3 4 5 KMP के साथ साथ में 5 शहरों का निर्माण कार्य होगा। इसलिए भी इस रेलवे कॉरिडोर को बनाया गया है। अब इससे आगे जानेंगे कि इस कॉरिडोर को बनाया तो गया, लेकिन इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस कॉरिडोर से फायदा कितना होगा, ये 5 शहर एकदम बना दिए जाएंगे, तो समझिए उस बात को भी। अब इस कॉरिडोर के साथ में कितने शहर बनेंगे, 5 न्यू सिटीज बनेंगी, 5 न्यू सिटी, 5 नए शहर बनाए जाएंगे। 5 शहरों में क्या होगा, सोनीपत साइड के एरिया के मास्टर प्लान को पास किया जाएगा। उनमें मास्टर प्लान के बेस पर, जैसे सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान 2031 को पास किया जाएगा, इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके बाद सोनीपत सिटी नंबर 1 के अंदर ही खरखोदा 2041 मास्टर प्लान को तैयार किया जाएगा। उसके बाद सिटी नंबर 1 के अंदर ही सापला 2031, ये सिटी नंबर 1 इस प्रकार कंप्लीट होगी। अब सिटी नंबर 2 को भी जान लो, इसमें बहादुरगढ़ मास्टर प्लान अटैच होगा। सिटी नंबर 2 में, कुछ में 1 में भी बहादुरगढ़ मास्टर प्लान अटैच होगा। सिटी नंबर 2 में बहादुरगढ़ मास्टर प्लान के बाद क्या होगा, बाढ़सा, बादली, बाढ़सा मास्टर प्लान, बादली मास्टर प्लान। सिटी नंबर 2 फरुखनगर का कुछ हिस्सा आएगा। सिटी नंबर 3 की अगर बात करें, सिटी नंबर 3 में कौन कौन से शामिल होंगे, तो सिटी नंबर 3 में पहले नंबर पर फरुखनगर, फरुखनगर, फरुखनगर सिटी, कुछ बादली का हिस्सा आएगा, बादली, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ हिस्सा आएगा, रेवाड़ी से लगते एरिया शामिल हो, सिटी नंबर 3। अब सिटी नंबर 3 के बाद सिटी नंबर 4, सिटी नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें गुरुग्राम का ज्यादातर हिस्सा शामिल होगा, फरीदाबाद पलवल का हिस्सा होगा, और इसी प्रकार सिटी नंबर 5 में भी पलवल फरीदाबाद के हिस्से शामिल होंगे। ये 5 शहर इस प्रकार डेवलप किए जाएंगे। तो इस कॉरिडोर के आने के बाद इनको काफी ज्यादा फायदा होगा। इस
कॉरिडोर के साथ ही, मतलब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के साथ ही और भी नए प्रोजेक्ट आएंगे, जिनके सूची हमने पहले भी दिखाई है। उन प्रोजेक्ट में नंबर 1 पर बात करें तो रेल कॉरिडोर HORC के साथ में आने वाले बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इनमें अगर पहले नंबर पर बात करें तो प्रोजेक्ट्स में शामिल होगा अनेक मैन प्रोजेक्ट बताते। IMT खरखोदा, यहां पर रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। 2 पॉइंट पर आती है कॉनकोर, बड़ी इकाई है, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक का काम किया जाता है कॉनकोर के द्वारा। ये कहाँ आएगी? NH9 बहादुरगढ़ के एरिया में, मांडोठी के पास आएगी। ये लगभग मांडोठी गांव के आसपास की जमीन में आएगी। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट HORC के साथ साथ में जो आएगा वो आएगा रिलायंस मेट सिटी, जिसकी हमने वीडियो पहले भी बनाई थी। रिलायंस मेट सिटी, इसके अंदर क्या है? रिलायंस मेट सिटी के अंदर, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, आपके रहने के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी हैं, पार्क्स भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे। इससे अलावा भी हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। बादली बाड़सा के एरिया के आसपास में आएगी रिलायंस मेट सिटी और फरुखनगर की सीमा इससे लगती होगी। इस प्रकार चौथे बड़े प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो काफी करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, ये मास्टर प्लान तो हर डिस्ट्रिक्ट का है, उसको तो आप छोड़ दीजिए। अब चौथे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। चौथा प्रोजेक्ट आएगा DFT। पांचवा बड़ा प्रोजेक्ट की बात करें तो IMT सोहना में IMT को डेवलप किया जाएगा। छठे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पर भी कॉनकोर द्वारा एक नया काम किया जाएगा। 7 नंबर ड्राई पोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में ड्राई पोर्ट को स्थापित करने का भी काम किया जाएगा, जिससे काफी फायदा मिलेगा। इस प्रकार ये बड़े प्रोजेक्ट आएंगे इसके साथ साथ में। अब जो रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा, वहां पर किस प्रकार की रेल चलेगी, किस प्रकार काम होगा, उनको भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर जो रेलवे लाइन बनाई जाएगी उस पर 2 प्रकार से काम किया जाएगा। HORC हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर 2 प्रकार से काम किया जाएगा। यानी कि पहले तरीके से अगर हम देखें तो यहां से सवारी गाड़ी चलेंगी, दूसरे पर चलेंगी मालवाहक गाड़ियां। क्या फायदा होगा? सवारी गाड़ियां दिल्ली की बजाय डायरेक्ट सफर कर पाएंगी, पहला फायदा उनको यह होगा। दूसरा जो सवारी गाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा, यहां पर बड़ी ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं और इस कॉरिडोर से बगैर दिल्ली में एंट्री दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकेगा। तीसरा, KMP से कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। नंबर 4, पंचग्राम नीति के तहत डेवलप होने वाले नए शहरों की कनेक्टिविटी में भी यह नई भूमिका निभाने का काम करेगा। नंबर 5, किसी भी नए शहर की डेवलपमेंट जब की जाती है तो सबसे पहले वहां पर रोड्स, रेलवे लाइन इत्यादि का जाल बिछाया जाता है। उस प्रकार ये कॉरिडोर काफी फायदा देगा। ये 5 खास पॉइंट है सवारी गाड़ियों के लिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, मालवाहक गाड़ियां। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, मालवाहक गाड़ियों को क्या फायदा होगा, तो मालवाहक जो गाड़ियां होंगी उनमें सामान के आदान प्रदान में सबसे ज्यादा गाड़ियां चलेंगी। सोनीपत में पोर्ट स्थापित किए जाएंगे। सोनीपत और पलवल में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए दिल्ली से को डाइवर्ट करने का मौका मिलेगा।
नंबर 4, मारुति जैसे बड़े उद्योगों से गाड़ियों को भी रेलवे के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ये सबसे बड़े फायदे होने वाले हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के। अब बात करते हैं असल मुद्दे की, कौन कौन से यहां पर स्टेशन बनाए जाएंगे, किस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा। अगर हम बात करें स्टेशंस की, सबसे पहला जो स्टेशन हम सोनीपत साइड से चलेंगे, सोनीपत से हम चलेंगे और हम जाएंगे पलवल साइड तक के स्टेशनों का जिक्र करते हुए। पलवल, सोनीपत से चलेंगे, पलवल तक के स्टेशन आपको दिखाएंगे। पहला स्टेशन की अगर हम बात करें तो पहला स्टेशन है हरसाना गांव। यहाँ पर जंक्शन बनाया जाएगा। जंक्शन क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि यहाँ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और रेल्स के माध्यम से। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो आता है तुरकपुर गांव आता है। तुरकपुर गांव की अगर हम बात करें तो तुरकपुर गांव खरखोदा सोनीपत के आसपास का गांव है, काफ़ी फायदा यहाँ से मिलने वाला है। नंबर 3 आता है खरखोदा, यानी कि IMT खरखोदा के आसपास का स्टेशन, खरखोदा स्टेशन। यहाँ पर IMT इंडस्ट्रियल एरिया, पंचग्राम नीति, अनेक प्रोजेक्ट आएंगे, तो यहाँ पर स्टेशन बनाना इसलिए प्रस्तावित रखा गया। अब आता है नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो जसोर खेड़ी गांव, यानी कि 2 गांवों से मिला हुआ एक गांव जसोर खेड़ी गांव। यहाँ पर भी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का स्टेशन बनाया जाएगा और सापला मास्टर प्लान को HORC यानी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जोड़ने के लिए इस स्टेशन को बनाया गया है। नहीं तो नजदीकी गांव आसोदा में भी स्टेशन बनाया जा सकता था। अब 5वां पॉइंट आता है, 5वां स्टेशन। 5वें स्टेशन की अगर हम बात करें तो 5वां स्टेशन आता है मांडोठी गांव। मांडोठी गांव में 5वां स्टेशन बनाया जाएगा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का, सोनीपत से जब हम पलवल की तरफ चलेंगे तो। अब आता है 6वां पॉइंट, बादली शहर में 6वां स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर बाढ़ मास्टर प्लान काम करेगा। उसके बाद बात करें देवरखाना, अंग्रेजी में लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आए तो हमें फाइल भी दे सकते हैं। देवरखाना ये गांव है, यहाँ पर बादली के बाद वाला स्टेशन बनाया जाएगा। देवरखाना के बाद की बात करें तो देवरखाना से अगला स्टेशन होगा बाढ़सा। आपने सुना होगा एम्स बाढ़सा के अंदर ही है वर्तमान में। उसके बाद बात करें तो बाढ़सा के बाद न्यू पाटली स्टेशन यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और इस स्टेशन के बाद यानी कि न्यू पाटली जो स्टेशन बनाया जाएगा ये फेज 1 के अंदर शामिल होगा। यानी कि जो पहले मैंने 8 स्टेशंस के नाम बताए, जिनमें हरसाना, तुरकपुर, खरखोदा, जसोर खेड़ी, मांडोठी, बादली, देवरखाना और बाढ़सा, ये स्टेशन जो होंगे ये फेज 2 के स्टेशन होंगे। यानी कि पहले निर्माण कार्य पलवल से लेकर के न्यू पाटली तक किया जाएगा और बाकी जो अब स्टेशन मैंने पहले लिखे हैं ये फेज 2 के स्टेशन होंगे। मुआवजा जो पेच फंसा हुआ है वो भी इन्हीं गांव के ऊपर फंसा हुआ है, इनके आसपास के जो गांव हैं उनके मुआवजे को लेकर। स्टेशंस की बात कर लें, इससे आगे मानेसर स्टेशन बनाया जाएगा। मानेसर, जहाँ पर काफ़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं और काफ़ी फेमस शहर के रूप में मानेसर को जाना जाता है। मानेसर के बाद आता है 11 नंबर चांदला डूंगरवास, ये स्टेशन आप इनको देख सकते हैं। अब इससे अगले स्टेशन की हम बात करते हैं। चांदला डूंगरवास तक का मैंने आपको बता दिया है। चांदला डूंगरवास के बाद जो नया स्टेशन बनेगा उसका नाम आता है 12 नंबर पर धुलावट।
धुलावट स्टेशन बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 13 नंबर की अगर हम बात करें तो 13 नंबर पर सोहना, सोहना काफी फेमस शहर होने वाला है, सोहना स्टेशन बनाया जाएगा। 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 14 नंबर पर सिलानी और 15 नंबर पर न्यू पर्थला, न्यू पर्थला। इस प्रकार स्टेशन का निर्माण कार्य हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अंदर किया जाएगा। अब बात करते हैं मुआवजे को लेकर कि किसानों के मुआवजे को लेकर क्या चला हुआ था, क्या वर्तमान में है। अब मुआवजा जो किसानों का पेच फंसा था वो कुछ खास कारण था उसको लेकर। किसानों का पेच फंसने का सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को जान लीजिए। हरियाणा सरकार द्वारा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यानी HORC के निर्माण कार्य को लेकर पहले फेज का निर्माण कार्य पलवल से लेकर पातली गांव के आसपास के एरिया तक किया जाएगा। तो वहां पर मुआवजा लगभग वितरित हो चुका है। अब मुआवजा किन गांवों में फंसा है? डिस्ट्रिक्ट झज्जर और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है इन गांवों के जहां पर मुआवजा फंसा हुआ है, पेच करड़ा टाइट पेच फंसा हुआ है। झज्जर की बात करें तो बादली, बाड़सा, देवरखाना, जसोर खेड़ी, नीलोठी, आसोदा, मांडोठी, जाखोदा जैसे अनेक गांव हैं। अगर खरखोदा साइड की बात की जाए तो वहां पर भी अनेक गांव हैं जिनका मुआवजा फंसा हुआ, जैसे तुरकपुर, खरखोदा शहर का खुद और कैंपी के साथ में लगते गांव का मुआवजा भी यहाँ पर फंसा हुआ है। किसान वहाँ भी ज़्यादा मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा मुआवजा कम दिया जा रहा है क्योंकि ये गांव, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट के एरिया हैं इनमें डेवलपमेंट वर्तमान में काफ़ी कम है। तो सरकार यहाँ मुआवजा कितना देना चाहती है? सरकार मुआवजा कम देना चाहती है और किसान चाहते हैं मुआवजा उनको ज़्यादा दिया जाए। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट आनी है। सरकार सबसे पहले रोड्स इसलिए भी बनाती है ताकि मुआवजे में इन फ्यूचर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले इस प्रकार का जाल बनाना जरूरी होता है। अब इस मुआवजे को लेकर लगातार किसानों का संघर्ष भी जारी था। पिछले लगभग 100 से ज्यादा दिन KMP टोल मांडोठी पर किसानों ने धरना दिया। मांडोठी पर किसानों ने धरना दिया। 100 दिन से ज्यादा हो गए थे किसानों को 100 दिन से ज्यादा हो गए थे, और इसकी अगुवाई 100 दिन से ज्यादा हो गए थे। कौन कर रहा था? किसान नेता के नाम से मशहूर रमेश दलाल इसकी अगुवाई कर रहे थे। क्योंकि आज से पहले छारा जैसे गांव में भी रमेश दलाल द्वारा कई बार किसानों को मुआवजा दिलवाया जा चुका है, लेकिन अवार्ड पहले सुनाया गया किसानों को बहादुरगढ़ में। अवार्ड में सुनाया गया सबसे ज़्यादा मुआवजा जाखोदा गांव का, और किसानों की जो ज़मीन जानी थी उसके मुआवजे लगभग 57 लाख रुपए भी दिए गए। 57 लाख रुपए। अगर अब एक चीज़ और समझने की है, मान लीजिए किसी ज़मीन का 57 लाख रुपए दिया जा रहा है सरकार द्वारा, मुआवजा सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है 57 लाख, और मार्केट में वही किसान उसी ज़मीन को अगर बेचने के लिए जाता है तो वो ज़मीन 1 करोड़ 20 लाख तक की बिक जाती है। तो इससे किसान को कितना नुकसान हो गया? कहाँ सरकार 57 लाख मुआवजा दे रही थी, किसान उसको प्राइवेट बिल्डर्स या लोगों के हाथ ज़मीन को जब बेचता है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसके मिल रहे थे। ऐसा सीन यहीं पर देखने को मिला। तो किसान को कितना नुकसान हो गया? 57 टू 1 करोड़ 20 लाख, आप खुद घटा लीजिए। इस प्रकार के कई यहाँ पर सीन देखने को मिले थे। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
आपकी आजीविका जहाँ से आप अपना रोजगार चलाते हैं उसके लिए ये खेत है। ये मान लीजिए खेत है, कृषि योग्य भूमि है, खेत, यह है खेत, आपका खेत है। आपके पास मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़। आप खेती करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, कई बार बारिश आती है, आपकी फसल डूब जाती है, आपको नुकसान हो जाता है, यहां तक ठीक है। आपकी जमीन यहां पर कितने सरकार ने मान लीजिए खरीद ली, 58 लाख रुपए प्रति एकड़, 58 लाख प्रति एकड़, प्रति एकड़ 58 लाख की खरीद ली। आपके पास कितने हो गए टोटल? 2 एकड़ आपने बेच दी, 2 एकड़ आपने बेच दी, आपके पास हो गए 1 करोड़ 16 लाख रुपए, 1 करोड़ 16 लाख, 1.16। आप क्या करेंगे? अगर आप इस पैसे को बैंक में रखेंगे तो कुछ लिमिट होती है कि इतने साल के बाद ये आपकी पूंजी में शामिल कर ली जाएगी। आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज तो आपको सरकार देगी, लेकिन सरकार आपकी इनकम में से पैसे काटना स्टार्ट कर देगी, बैंक कर देगा, सॉरी सरकार नहीं, बैंक स्टार्ट कर देगा। आप ज़्यादा टाइम अपने बैंक में नहीं रख सकते इस पैसे को, कुछ लिमिट होती है, इतने पैसे तक को रख सकते हैं, नहीं तो आपके खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। अब सरकार मान लीजिए उस किसान के पास 1 करोड़ 16 लाख रुपए हैं, किसान के पास 1 करोड़ 16 लाख रुपए हैं। किसी शहर में अगर किसान कोई प्लॉट खरीदना चाहेगा तो 100 गज का प्लॉट, 200 गज का मान लो, चलो 300 का भी मान लो, उसे 1 करोड़ 16 लाख में मिल गया। जो सा आपका मन करे आप वो मान लो, तीनों में से किसी शहर में खरीद लिया, मिल गया। खेती करने का जरिया नहीं, इस प्लॉट को अगर बनाएगा तो भी खर्चा। किसान अगर मान लीजिए आप बोलेंगे अब कृषि योग्य भूमि क्यों नहीं खरीद लेता दोबारा, 1 करोड़ 16 में अगर यहाँ पर सरकार ने इतने में खरीदी है, किसान अगर, जैसे मैं प्राइवेट बता रहा हूँ कि एक 58 लाख की ज़मीन 1 करोड़ 20 लाख की बिक रही थी, समझिए 1.20 में किसान खरीदेगा 1 एकड़, क्या फ़ायदा है? 2 एकड़ ज़मीन देके किसान को उसी एरिया में 1 एकड़ ज़मीन मिल जाती है तो क्या फ़ायदा होगा किसान को? ये देखने का पॉइंट था यहाँ पर, ये मुद्दा था किसानों का कि हम अपनी ज़मीन सस्ती दे देंगे लेकिन हमें फ़ायदा क्या होगा। असली मुद्दा यही था। मुआवजे के लिए गांव-गांव व्यक्तियों को भेजा गया सरकार प्रशासन द्वारा कि आप वहाँ जाके अवार्ड सुनाइए, 1 नंबर गाँव में, 2 नंबर गाँव में जाइए, 3 नंबर गाँव में जाइए। कुछ गाँव में लोगों ने मुआवजा उठा लिया, क्या कारण था हम किसी के मुद्दे पर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ गाँव में किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया। किसानों का मुआवजा बढ़ा, किसानों पर को पकड़ा गया, जेल में डालने की धमकी, इस प्रकार हर बार मिलता है। लेकिन खुद की ज़मीन का भाव फिक्स न कर पाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। किसानों की एक डिमांड थी, एक्सप्रेस वे के साथ साथ की जो ज़मीन होती है उसे हमें राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ वाली ज़मीन का रेट दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग, मान लीजिए ये कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH नेशनल हाईवे, इसके साथ की जो ज़मीन होती है लगभग कुछ मीटर का दायरा होता है, उसके रेट इस पीछे वाली जो ज़मीन होती है साथ में लगती ज़मीन का रेट ज़्यादा होता है, हाई रेट होता है, इसका लो रेट होता है। KMP की बात करें तो KMP कुंडली मानेसर पर्वत, ये एक नेशनल हाईवे नहीं है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है और इसे हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है, हरियाणा सरकार। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये एक स्टेट हाईवे का दर्जा इसको मिला नहीं है, स्टेट हाईवे का दर्जा हरियाणा सरकार देगी, स्टेट हाईवे। तो इसे सरकार ने बताया कि ये स्टेट हाईवे हमारे द्वारा बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे की तर्ज पर यह मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये तर्क था हरियाणा सरकार की तरफ से, इनऑफिशियल तर्क था। अब मुद्दा फिर वहीं आ जाता है, किसानों को मुआवजे का क्या रहेगा, आपको बता देते हैं।
जितना प्रयास किया जाएगा, सरकार प्रयास करेगी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, एक लिमिटेड एरिया में मुआवजा दिया जाए, उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाए। अब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको क्या राय देनी है कि आपके एरिया में कितना मुआवजा देने के लिए सरकार दोबारा आई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का काम जरूर करें। जल्द एक नई वीडियो स्पेशल मुआवजे के ऊपर भी लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस पूरे कॉरिडोर का मैंने आपको समझा दिया इन फ्यूचर क्या होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने आसपास के गांव में किसानों को कितना मुआवजा दिया जा रहा है, गांव का नाम लिखकर और मुआवजे की राशि लिख करके कमेंट बॉक्स करके हमें बताने का काम जरूर करें। जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।